एसेट्स आएगा, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में। बरोबर, राइट? क्लियर है कि नहीं है भाई? यस सर। हम लोग ने स्टार्टिंग में अब तक ये 16 एडजस्टमेंट्स है, और स्टार्टिंग में जो मैंने किया, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा चीज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा चीज आएगा, और बैलेंस शीट में कौन सा चीज आएगा, वही चीज सिर्फ याद रखना है आपको। उसके अलावा वो फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो अगर याद नहीं रहेगा तो चलेगा। प्लीज फाइनल अकाउंट में 15 में से 15 मार्क या फिर 12 में से 12 मार्क के लिए आपको जो चीज याद रखनी है वो ये 16 एडजस्टमेंट, और अभी जो भी एडजस्टमेंट कराऊंगा वो। ओके, और दूसरा चीज, कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है पता है क्या? परचेज अकाउंट जो है ना, सॉरी, एसेट्स परचेज किया है ना, वो रॉन्गली कहां पे इंक्लूड हो गया पता है क्या? परचेज में। मतलब देखो, मैंने परचेज मतलब क्या? मैं गुड्स खरीदता हूं। हम लोग ने 11वीं में किया था गुड्स, गुड्स करके एक टर्म्स की थी। ओके, उसमें ऐसा था, गुड्स मतलब वो कोई भी चीज जिसमें बिजनेस रेगुलरली क्या करता है? डील। बरोबर, ऐसा किया था कि गुड्स इज अ आइटम और कमोडिटी इन विच बिजनेस रेगुलरली डील्स। रेगुलरली डील्स मींस व्हाट? रेगुलरली बाइंग एंड सेल। गुड्स मतलब वो कोई भी चीज, जो लोग पहली बार भी कर रहे हैं उन लोग के लिए, गुड्स मतलब वो कोई भी चीज जो मैं रेगुलरली बाय करता हूं, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। बाय करके आता हूं, यहाँ पे सेल करने, बाय करके आता हूं, यहाँ पे सेल करने, ये गुड्स है। ओके, और एसेट्स मतलब वो चीज जो मैं बेचने के लिए नहीं खरीदता हूँ, यूज करने। ये एसी खरीदा बेचने के लिए नहीं, ये फर्नीचर बेंचेस खरीदा बेचने के लिए नहीं, ये यहाँ पे यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। तो पॉइंट इज दैट कि मैंने गुड्स खरीदा था, समझो 1 लाख का, 1 लाख का गुड्स खरीदा था, और 50,000 की मैंने एसेट्स खरीदी थी। एसेट्स में समझो ना, मैंने एसी खरीदा या फिर कोई भी मशीनरी खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा 50,000 का। ओके, तो मैंने गलती से क्या किया मालूम है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया ना, मैंने ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट है ये। ओके, इसमें परचेज जो है ना, परचेज वो कितना आना चाहिए था पता है क्या? 1 लाख। बरोबर ना? गुड्स मैंने कितने के खरीदे भाई? 1 लाख। किधर सो रहे हो क्या? गुड्स मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदा, और 50,000 का मैंने क्या खरीदा? मशीनरी, असेट्स खरीदा, मशीनरी। असेट्स इज अ रियल अकाउंट। ओके, असेट्स इज अ रियल अकाउंट। तो भाई अपना बात हुआ, बैलेंस शीट में यहाँ पे रियल अकाउंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मगर खाली क्या? गुड्स, खाली गुड्स ही आएगा ना। ओके, बाकी कोई भी चीज नहीं आएगा। और नॉमिनल अकाउंट में खाली कौन सा आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आएंगे, बरोबर ना? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी प्लीज, अभी ये मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी है ना, मैंने क्या किया पता है क्या? परचेस के अंदर इंक्लूड कर दिया। मतलब मैंने परचेस कितने का बताया पता है क्या? 1.5 लाख का। ये एडजस्टमेंट ये बोलना चाहता है कि परचेज ऑफ एसेट्स रॉन्गली इंक्लूड इन परचेज अकाउंट। कहां पे इंक्लूड हो गया? परचेज अकाउंट। मतलब मैंने एसेट्स खरीदा था, वो कहां पे रिकॉर्ड हो गया गलती से? परचेज के अंदर ही। ये करेक्ट है क्या? नहीं सर। मेरा परचेज अभी मतलब एज अ सीए मेरे को चेकिंग करने के लिए देंगे कि भाई तू चेक कर, ये ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर, इन लोग ने बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर, और बैलेंस शीट चेक कर। ओके, तो मैं जब चेक करूंगा ना, तो मेरे को पता चलेगा कि यार ये तो परचेस 1 लाख का ही है, 50,000 का तो मशीनरी है। ये मशीनरी कहाँ पे आना चाहिए भाई? कहाँ पे आना चाहिए? एसेट्स। कहाँ पे आना चाहिए? एसेट्स। ओके, एसेट्स में आना चाहिए। बंद बात से तुरंत। तो ये एसेट्स में आना चाहिए। तो मैं एज अ सीए, मैं एडजस्टमेंट का मतलब स्टार्टिंग में ही समझाया था। एडजस्टमेंट मतलब पहला ही 2 लाइन है, पहला ही 2 पॉइंट है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? या तो कोई ट्रांजैक्शन क्या हो गया है? रॉन्गली रिकॉर्ड हो चुका है, और या तो कोई ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्ड होना बाकी है, नॉट रिकॉर्डेड। ओके, पहला ही 2 लाइन है। एडजस्टमेंट का मतलब या तो कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो चुका है, या तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देखो ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, तो इसको एडजस्टमेंट बोलेंगे। एडजस्टमेंट किसको बोलेंगे? या तो कोई ट्रांजैक्शन रॉन्गली रिकॉर्ड हो चुका है, वही एडजस्ट करना है ना, सीए जाके वही एडजस्ट करेगा। आज मैं किसी का अकाउंट्स देखूंगा तो यही सब एडजस्ट करूंगा। मैं एडजस्ट ही बोलते हैं ना कि भाई एडजस्ट करो, ये गलत है आपका। ओके, तो पॉइंट इज दैट मैं किसी का अकाउंट्स देखूंगा तो मेरे को पता चला
मैंने ये कंपनी का अकाउंट्स देखा, मैंने देखा कि भाई तूने परचेस बताया 1.5 लाख का, जबकि परचेस तो तेरा 1 ही लाख का है, 50,000 तो तेरा क्या है, मशीनरी है। बोलेगा अच्छा सर ऐसा रहता है क्या, हमको नहीं पता था। तो मैं ये रिकॉर्ड जो किया है ना उसने, इसको एडजस्ट करूंगा। अभी अकाउंट्स में एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक सबसे पहला एडजस्टमेंट, इधर से माइनस कर दो इसको, लेस रॉन्गली रिकॉर्ड 50,000। अब ये हो गया 1 लाख, रॉन्गली रिकॉर्ड माइनस करना। अब तो समझ में आया, 50,000 माइनस किया मैंने, ओके, परचेज में से। अभी ये इसको अपनी असली जगह पे रखो। ये 50,000 जो है वो मशीनरी है, इसकी असली प्लेस क्या है, असली प्लेस क्या है, करेक्ट प्लेस एसेट्स है ना। मशीनरी खरीदा, कोई भी एसेट्स खरीदा तो वो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एसेट्स साइड पे। ओके, तो पॉइंट इज दैट अभी से जो सेट्स ऑफ एडजस्टमेंट आएगी ना, मैं देखो एडजस्टमेंट सेट में करा रहा हूँ। पहले ये 6 एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, फिर दोनों बेड डेप्स की, फिर अपना 4 ये किया हम लोग ने गुड्स वाला, फिर हम लोग ने 4 अनरिकॉर्डेड वाला किया। अभी से जो सेट्स आएगा ना, वो सेट किसका आएगा मालूम है क्या, रॉन्गली रिकॉर्ड का। कि XYZ रॉन्गली रिकॉर्ड इन ABC, A रॉन्गली रिकॉर्ड इन B, C रॉन्गली रिकॉर्ड इन D। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अभी से ऐसा आएगा कि ये इसके अंदर रॉन्गली रिकॉर्ड हो चुका है, ये इसके अंदर रॉन्गली रिकॉर्ड हो चुका है। तो उसका फॉर्मूला एक ही है भाई, ऐसा एक एडजस्टमेंट आता है शायद, ओके, इसमें से 2-3, इसमें से एक, इसमें से एक, और अभी से एक। तो पॉइंट इज दैट कि कभी भी ऐसा आया कि ये इसमें रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया, तो सबसे पहला चीज तेरा क्या होना चाहिए मालूम है, पहले तो जिसके अंदर रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ ना उधर से माइनस कर, बरोबर ना। वो खुद ही बोल रहा है कि परचेस के अंदर गलती से रिकॉर्ड हो चुका है मशीनरी, तो किसके अंदर रिकॉर्ड हो गया गलती से, परचेस के अंदर। किसके अंदर भाई, परचेस के अंदर। तो सबसे पहला तेरा एक्शन क्या रहना चाहिए, परचेस के अंदर से माइनस कर। जैसे ही वो परचेस के अंदर से माइनस कर दिया, अब वो अकेला हो गया। अब अपने को देखने का उसका राइट प्लेस क्या है, राइट प्लेस क्या है, समझ में आया। तो देखो दो इफेक्ट वही रहेगा, प्लीज बुक में ध्यान दो। अब मैडम बाजू में देखो, लेस फ्रॉम परचेज अकाउंट एड टू असेट्स, असेट साइड पे जाके ऐड करो। चलो प्लीज सेकंड वन, कैरियज पेड ऑन परचेजेस ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन कैरियज अकाउंट। यहां पे ध्यान दो प्लीज, कैरियज पेड इन ऑन मशीनरी, मशीनरी के अंदर एक कैरियज पेड किया था, ओके, वो रॉन्गली मैंने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, कैरियज के अंदर, कैरियज के अंदर। आपको पता चला ये क्या गलत हुआ, क्या बोलो। 11वीं का एक फॉर्मूला आ जाता है, 11वीं का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, कौन सा, एसेट्स खरीदते समय कोई भी खर्चा किया तो उसको हम लोग को क्या, किसमें रिकॉर्ड करना है, एसेट्स में। किसमें रिकॉर्ड करना है, एसेट्स खरीदते टाइम कोई भी खर्चा किया, ओके, तो वो खर्चा एसेट्स के अंदर इंक्लूड होगा। आपको याद है ये, ओके, ये कॉन्सेप्ट। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल 10,000 का खरीदा, ओके, उसके बाद उसका स्क्रीन गार्ड या स्क्रैच गार्ड डाला, स्क्रीन गार्ड, उसके बाद उसका कवर लिया, ओके, वो सब मिला के 10,000 का मोबाइल हुआ, और 500 रुपए का वो स्क्रीन गार्ड और वो अपना कवर हुआ, उसका बैक कवर जो भी है, ओके। तो आपका मोबाइल का कॉस्ट है 10,500, 10,000 नहीं, आपके मोबाइल का कॉस्ट क्या है, 10,500। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने एक मशीनरी खरीदा, मैंने ये एसी खरीदा, समझो ये एसी जब खरीदते हो ना तब समझो एसी खरीदने का कॉस्ट है 40,000 रुपया। समझो कोई भी नया एसी खरीदोगे अच्छा वाला तो 40-50,000 का एसी आता है। 40,000 का एसी खरीदा, समझो मैंने 40,000 का एसी खरीदा, ओके, वो एसी है ना, वहां से सिर्फ यहाँ पे पार्सल होगा, फिर ये फिटिंग लगता है, ये यहाँ पे फिट होता है, ओके, ये पूरा वायरिंग नीचे जाता है, उसका बाहर उसका आउटडोर रहता है, वो आउटडोर का स्टैंड लगाते हैं, वो स्टैंड पे वो आउटडोर लगाएंगे। तो ये फिटिंग करने का कॉस्ट रहता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो वो कंपनी वाला आके 1,000 रुपया और लेता है, कंपनी वाला 1,000 रुपया और लेता है। तो ये मेरा एसी जो मेरे को पड़ा ना, वो 41,000 में पड़ा, 40,000 का एसी और 1,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस। बोलना ये चाहता हूं कि कोई भी एसेट्स खरीदते समय वो एसेट्स के लिए अगर खर्चा किया तो वो खर्चा हम लोग कहां पे डालते हैं, एसेट्स में। समझने का वो एसेट्स में ही डाला, ओके। वो ऐसा था, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, वेजेस पेड किया, ओके। तो वो वेजेस कब पेड किया, इंस्टॉलेशन, जैसे मैंने मशीनरी खरीदा,
50,000 का मशीनरी खरीदा, वो ट्रक में से उतारने के लिए, ट्रक से उतार के इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल कब करते हो आप? नया ऐप जब गूगल प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड करते हो तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, कोई भी नए चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस लगेगा वो भी हम लोग कहाँ पे डालेंगे? एसेट्स में। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पे ऐसा एडजस्टमेंट आया कि एक कैरियज था जो पेड किया था, ओके, किसके लिए पेड किया था? फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। किसके लिए पेड किया था? तो ये कहाँ पे आना चाहिए? मशीनरी में आना चाहिए। इसने गलती से कहाँ पे लिखा? कैरियज में। तो सबसे पहला उसको लेस करो, किधर से? लेस फ्रॉम और ऐड टू मशीनरी। समझ में आया ना? लेस फ्रॉम कैरियज। जहां पे गलती हो गया वो खुद बोल रहा है, सबसे पहले उसने खुद बोला कि कैरियज पेड ऑन मशीनरी। तो इतना वर्ड कैरियज पेड ऑन मशीनरी, इतना पढ़ते ही हमारे दिमाग में 11वीं का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ यार, कैरियज पेड किया किसके लिए? मशीनरी के लिए, मतलब ये मशीनरी में ही जाएगा। अब देखते हैं ये बंदे ने कहां पे डाला है। तो आगे स्टेटमेंट पढ़ा, उसने बोला wrongly include in कैरियज। तो अपना सबसे पहला स्टेट ऑफ एक्शन क्या रहेगा? लेस फ्रॉम कैरियज। कैरियज से निकाल दिया इसको, कैरियज से जो गलती हुआ था वो तो तूने सुधार लिया, वहां से लेस कर दिया। अब इसको उसकी राइट प्लेस पे रखो। तो राइट प्लेस क्या है? ऐड टू। कहां पे जाएगा? ऐड टू। प्लीज अभी भी किसी को अगर एडजस्टमेंट नहीं समझ रहा है तो देयर इज वन चांस, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, मगर मेरा स्टेट ऑफ एक्शन ये है कि आप पहले ही पूरा क्लियर हो जाए, एडजस्टमेंट पूरा क्लियर हो जाए, मतलब पूरा समझ में आ जाए। जब हम लोग सम करते हो ना, तब सिर्फ आपको मूवमेंट पता रहना चाहिए कि कैसे क्या करना है। अभी आपको एडजस्टमेंट आ जानी चाहिए, ओके। प्लीज चलो, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग wrongly include in बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का छोटा मोटा रिपेयर करवाया, इसने गलती से कहां पे लिख दिया? बिल्डिंग में। कहां पे लिख दिया? बिल्डिंग। रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग इज wrongly record in बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में wrongly record कर दिया। नहीं, बिल्डिंग में रिकॉर्ड थोड़ी कर सकता है, ओके। बिल्डिंग पूरा खरीदा थोड़ी है, अभी बिल्डिंग था पूरा, थोड़ा छोटा मोटा रिपेयर करवाया, 5,000, 5 लाख, 10 लाख का रिपेयर करवाया। इसने गलती से ये 5 लाख का खर्चा कहां पे डाल दिया भाई? बिल्डिंग। सबसे पहले तो क्या करो भाई? लेस फ्रॉम बिल्डिंग। लेस फ्रॉम बिल्डिंग। अभी ये क्या है? रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग ना, उधर से निकाल दिया। रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग क्या है? जरा खर्चा है ना, और खर्चा कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। वेरी गुड। लेस फ्रॉम बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। चलो प्लीज, चलो। परचेज रिटर्न wrongly include in sales और सेल्स रिटर्न wrongly record in purchase return। प्लीज, कौन है ये मर रहा है जो घर में बैठा है? कौन था? लड़कियों में भी अक्कल ले रहता हूँ, पहली बार देखा मैंने। कौन था ये बिना मतलब? चलो प्लीज, ट्रेडिंग अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसा शुरुआत स्टॉक से करते हैं। यहाँ पे टू परचेज, ऐसा अंदर के साइड लिखते हैं। लेस, बरोबर ना? समझो कि परचेज खरीदी किया था 1,000 रुपए का, उसमें से 100 रुपए का लौटा दिया दूसरे दिन, तो मेरा नेट परचेज क्या है? 900, बरोबर ना? सेल्स भी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, बाय सेल्स माइनस सेल्स से समझो 1,000 रुपए का 100 रुपए का वापस लौटाया माल किसी ने, तो 900 रुपए, बरोबर ना? समझो कि मैंने ये परचेज और परचेज रिटर्न पता है ना? प्लीज नेट ही लिखने का कभी भी यहाँ पे, ये ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। कैसे? मैंने आज खरीदा 1,000 रुपए का माल, मैंने आज खरीदा 1,000 रुपए का माल, 1,000 रुपए का गुड्स खरीदा।
अब मेरे को कोई पूछेगा भाई तूने कितने की खरीदी की, तो मैं क्या बोलूंगा 1000 रुपए। मेरा आंसर क्या रहेगा 1000 रुपया। ओके 1000 रुपए की खरीदी की। ओके अब दूसरा एग्जांपल, मैंने 1000 रुपए का माल खरीदा, मगर उसमें से 100 रुपए का माल कुछ डिफेक्टिव निकला या फिर मेरे को पसंद नहीं आया। ओके तो दूसरे दिन जाके मैंने 100 रुपए का माल लौटा दिया। तो मुझे बोलो अब मेरा परचेस कितने का है, 900। बरोबर ना, 900 ना। तो मेरे को बुक में भी 900 ही दिखाना चाहिए। बुक मतलब ये अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तुम्हारा अकाउंट्स का बुक। ओके मेरे को इधर भी 900 दिखाना चाहिए। और अगर तू नहीं भी दिखाएगा तो भी सीए आके चेक करेगा, हर एक बिल एक एक बिल चेक करेगा। ओके तो उसको पता चली जाने वाला है कि तेरा परचेस कितने का है और कितने का रिटर्न है। ओके जो रिटर्न रहेगा उसमें माइनस हो जाएगा बिल में। इसलिए तो भाई परचेस था 1000 रुपए का, 100 रुपए का माल दूसरे दिन जाके लौटा के आया, मतलब मेरा टोटल परचेस क्या है भाई 900। उसी तरह मैंने माल बेचा था 1000 रुपए का, मगर दूसरे दिन 100 रुपए का माल रिटर्न आ गया, तो मेरा जो सेल कितना है, खाली 900। बरोबर ना, मैं इतना ही सेल दिखा सकता हूँ, मैं ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मेरा करोड़ों रुपए का माल बिक रहा है, नहीं 900 रुपए का ही माल बिका है। ओके तो ऐसा अपना प्रेजेंटेशन है। कभी भी परचेस लिखेगा ना उसके नीचे परचेस रिटर्न लिखना ही है, भले दिया हो कि नहीं दिया हो। अपन डैश मारेंगे, नहीं दिया रहेगा ऐसा डैश मार के 1000 लिखेंगे, यहाँ पे डैश मार के बाहर 1000 ही लिखेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको ऐसा डैश करेंगे और यहाँ पे 1000 ही लिखेंगे। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा डैश मारेंगे और यहाँ पे 1000 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अभी एडजस्टमेंट क्या बोलता है, अभी ऐसा बोल रहा है कि परचेज रिटर्न, ये जो परचेज रिटर्न 100 रुपए का था, ऐसा क्वेश्चन में दिया था परचेज रिटर्न, इधर है ना ये भाई ने 1000 ही लिखा था। ओके और सेल्स रिटर्न कुछ था ही नहीं, समझो सेल्स रिटर्न तो ओरिजिनली 1000 ही था। अभी एडजस्टमेंट क्या मालूम है, परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न 100 रुपए का परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न 100 रुपए का। अब मुझे बोलो ये कहां पे आना चाहिए परचेज रिटर्न 100 रुपए का, यहाँ लेस परचेज यहाँ पे 100 आना चाहिए और यहाँ पे 900 आना चाहिए। गलती क्या मालूम है क्या, परचेज रिटर्न जो था वो गलती से मैंने कहां पे लिख दिया, सेल्स रिटर्न। मैं समझा ये सेल्स रिटर्न है, मेरे को कंफ्यूजन हो गया और यहाँ पे लेस 100 कर दिया। बरोबर के नहीं, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, मतलब ये सेल्स रिटर्न में माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न, इधर 900 लिख दिया। ओके वही बोला ना कि परचेज रिटर्न रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन क्या है, सेल्स, सेल्स पे रॉन्गली रिकॉर्ड है। ओके मतलब सेल्स कर दिया मैंने यहाँ पे 1100। आप समझ रहे हो, परचेज रिटर्न जो 100 था वो मैंने गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में। ये मैंने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में। ओके सामने वाले परचेज रिटर्न में भी माल बाहर जाता है और सेल्स में भी माल बाहर जाता है, बरोबर ना। आप समझ रहे हो। अभी यहाँ पे ये 2 पेन है, अगर ये खरीदने आई तो इसको मैं ये पेन दूंगा, ये लेके जाएगी बाहर, ये सेल हुआ। और ये पेन मेरे को मेरे जिधर से मैं खरीद के आया वहां पे लौटाना है तो भी ये बाहर जाएगी। तो वो अकाउंटेंट को क्या रखा मालूम है कि ये सेल ही है, मगर ये सेल था क्या, ये क्या था, परचेज रिटर्न। ओके परचेज रिटर्न रॉन्गली रिकॉर्ड इन सेल्स। तो अभी भाई सबसे पहले तो सेल्स के अंदर से क्या करो, यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा, इसके अंदर तो डैश आएगा, सेल्स रिटर्न डैश है, नया लिखना पड़ेगा लेस रॉन्गली रिकॉर्डेड 100। अब तेरा सेल 1000 ही है। अब ये रॉन्गली रिकॉर्ड निकाल दिया, ये 100 रुपए क्या था, क्या था, परचेज क्या था, परचेज रिटर्न ना। परचेज रिटर्न का राइट प्लेस क्या है, लेस फ्रॉम परचेज, बरोबर ना, यहां से लेस करना है। तो 2 इफेक्ट्स पता चला, क्या क्या आया, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज। देखो 2 इफेक्ट वही लिखा रहेगा, लेस फ्रॉम परचेजेस, लेस फ्रॉम सेल्स। समझ में आया क्या आप लोग को। परचेज रिटर्न जो था वो गलती से मैंने कहां पे लिख दिया था, गलती से कहां पे लिख दिया था, जहां पे गलती से लिखा है पहले तो वहां से तो माइनस करो। तो सब एक एडजस्टमेंट तो पक्का है, क्या, लेस फ्रॉम सेल्स, क्या है, लेस फ्रॉम सेल्स। अब लेस फ्रॉम सेल्स कर दिया, उसको गलती तो हम लोग ने ये कर दिया रेक्टिफाई। अब उसको भाई पूछना है अपने को कि इसका राइट प्लेस क्या है, तो इसका राइट प्लेस क्या आता है, ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का राइट प्लेस क्या आता है, लेस फ्रॉम परचेज।
परचेज में से माइनस करना है। परचेज रिटर्न हमेशा हम लोग कहां से माइनस करते हैं? परचेज में से। परचेज रिटर्न कहां से माइनस करते हैं? चलो प्लीज। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये मैं करवाता हूं बाद में। ओके, पहले जो अपना मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट जाने देते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस wrongly included in business expenses। पर्सनल एक्सपेंस था जो रॉन्गली कहां पे रिकॉर्ड थे? मतलब आपको क्या दिया जाएगा मालूम है? एडजस्टमेंट क्या दिया जाएगा मालूम है क्या? एडजस्टमेंट ये दिया जाएगा कि बिजनेसमैन जो है, एक दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर का नाम दिया जाएगा कि बिजनेसमैन जो है मिस्टर एक्स, उसका पर्सनल ट्रैवलिंग का खर्चा जो वो घूमने गया था वो गलती से इंक्लूड है कहां पे? एडवर्टाइजमेंट में। बिजनेस एक्सपेंस मतलब कोई भी एक एक्सपेंस में दिया रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में, सैलरी में, ओके, इंटरेस्ट में, कोई भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम रहेगी, उसको बोला था 1000 रुपया जो बिजनेसमैन खुद घूमने गया था वो खर्चा एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है। मतलब पर्सनल खर्चा तेरे जो बिजनेस खर्चे है ना उसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहला अपना ये एक्शन क्या आएगा? लेस फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंसेस। जिसके अंदर ये इंक्लूड है वहां से माइनस करो, बरोबर के नहीं? yes, वो बोलेगा कि बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा घूमने का इंक्लूड है एडवर्टाइजमेंट में, तो एडवर्टाइजमेंट में से तुम क्या करोगे? पहले माइनस। बिजनेसमैन का घूमने का खर्चा गलती से इंक्लूड है सैलरी में 1000 रुपया, तो तुम 1000 रुपया सैलरी से क्या करोगे? बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा इंक्लूड है जो भी एक एक्सपेंस है, समझो दूसरा कुछ भी बचता है भाई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कन्वेंस, ओके, जो भी एक प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है उसमें इंक्लूड है, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे? माइनस। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। क्या करोगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस। अभी ये पर्सनल खर्चा क्या है भाई? ड्राइंग है ना? वेरी गुड। क्या है? तो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है ना? ड्राइंग कहां पे आता है? कैपिटल में। कहां पे आता है? तो दो इफेक्ट वही रहेगा। ओके, वो कैपिटल के डेबिट और क्रेडिट में क्यों आएगा वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बोलूंगा। ओके, अभी के लिए इतना समझना ही जरूरी है। चलो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट वही है ना? प्लीज, क्या इतना आवाज क्यों लगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट wrongly included in electricity bill। electricity deposit wrongly recorded in electricity bill। electricity bill एक खर्चा है, प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब हर महीने बिल आता है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000, 10,000 रुपया भरता हूँ, दूसरे महीने आया 10,000 भरता हूँ, तीसरे महीने आया 10,000 भरता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब तुम्हारा खर्चा कि यार ये महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 1000 रुपए का, ये महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 2000 का, ये महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 5000 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट मतलब क्या होता है पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जब तुम नया मीटर लगाते हो ना तब इलेक्ट्रिक कंपनी है ना एक डिपॉजिट लेती है 1000 या 2000 रुपया। आप समझ रहे हो? 1000 या 2000 रुपया, 3000 रुपया वो लोग क्या लेती है मालूम है क्या? डिपॉजिट। तो वो डिपॉजिट जो होता है ना, कभी भी कोई भी डिपॉजिट है ना तुम्हारे लिए असेट्स होता है भाई। क्यों असेट्स क्यों होता है पता है क्या? मनी इज रिसीवेबल, सिंपल। 11वीं में हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया था एनीथिंग इज रिसीवेबल इज एन असेट्स। तो भाई देखो, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना आज भी निकाल के देखना, पीछे देखना या फिर आगे देखना, तुम्हारा करंट मंथ का बिल रहेगा 800, 1000, 2000, 5000 और एक कॉलम रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आज भी तुम्हारे नाम का 700, 800, 1000, 5000, 10,000 एरिया के हिसाब से जो तुम्हारा मंथली बिल आता है ना वो हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। ओके, तो भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो कभी भी एसेट्स होता है। जैसे तुम टेलीफोन, पहले, अभी तो लैंडलाइन बंद है, अभी तो सबके पास मोबाइल आ गया, वरना पहले लैंडलाइन भी लेते थे ना, तो लैंडलाइन में वो लोग डिपॉजिट लेते थे कि हाँ लैंडलाइन मिलेगा तुमको, एयरटेल का, एमटीएनएल का, किसी का भी लैंडलाइन मिलेगा, मगर एक चीज तुमको डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट वो लोग क्यों लेते पता है क्या? कि शायद तुमने 1 या 2 महीने का बिल नहीं भरा तो वो 2 महीने का बिल डिपॉजिट में से काट लेंगे और 2 महीने बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी काट लेंगे, फिर तुम नया डिपॉजिट भरोगे या फिर नया बिल भरोगे तो ही वो लोग लगाएंगे। वरना कोई कोई क्या करेगा 3 महीने, ऐसा तो सब लोग करेंगे कि 3 महीने का बिल ही नहीं भरेंगे भले काट जाए। ओके, फिर उन लोग को तो घर छोड़ के जाना है, तो क्या रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नुकसान होता है, इसलिए वो लोग डिपॉजिट रखते हैं। तो डिपॉजिट जो है ना वो कभी भी एसेट्स रहता है। क्यों? जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का लाइन बंद करवाऊंगा ना तब वो डिपॉजिट क्या आएगा मेरे को वापस। समझ में आ रहा है? तब वो डिपॉजिट मेरे को क्या आएगा वापस। तो प्लीज
इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जो था वो गलती से मैंने क्या कर दिया मालूम है क्या, रिकॉर्ड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल में। जैसे कि समझो ये स्मार्टफोन क्लासेस अभी चालू हुआ और पहले महीने का बिल आया, नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया। जैसे नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया तो पहले महीने के बिल जो है ना, पहले महीने के बिल, जब आप नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाओगे ना तो पहले महीने के बिल में दो चीज आएगा। एक तो वो महीने का बिल 500 रुपया या 1000 रुपया, और दूसरा और एक चीज 2000 रुपया ज्यादा रहेगा जिसको लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि तूने नया मीटर लगाया। तो पहले महीने का बिल तेरा 3000 रुपया आएगा। कितना आएगा? समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? 1000 रुपया तूने पूरा यूज किया महीना वो, और 2000 रुपया तूने यूज नहीं किया, मगर वो क्या है, वो लोग क्या मांग रहे हैं? डिपॉजिट। तो पहले महीने का खर्चा जो पहले महीने का बिल आएगा ना 3000। अब तूने क्या किया मालूम है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करके 3000 लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐसा लिख दिया, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या ये राइट है क्या? 3000। तेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा खाली कितना है भाई? 1000। 2000 तो तेरा क्या है? 1000 ही है इसमें से। 2000 तो तेरा क्या है भाई? डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट तू लाइफ में कभी भी बंद कर देगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, ये तेरा मीटर, क्या आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं चाहिए, ओके, आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये 2000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी कंपनी है वो तेरे को लौटा देगी। तो ये 2000 रुपया तेरा क्या है मालूम है क्या? असेट्स। ये तू यहाँ पे नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है? तो मैंने गलती क्या की पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिकॉर्ड कर दिया। सबसे पहला क्या करना है यहाँ पे? रॉन्गली रिकॉर्ड। कितना? 2000 ना? यस सर। अब ये 1000 आ गया, राइट, और ये 2000 का राइट प्लेस क्या है भाई? बैलेंस शीट असेट्स है। क्या है? बैलेंस शीट असेट्स है। देखो वही जो रहेगा, लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस शीट असेट्स, लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस शीट असेट्स। अंडरस्टूड? ओके, चलो उसके बाद जो है ये तो साथ में ही कराना पड़ेगा, अभी कराऊंगा तो समझेगा ही नहीं। बीच में कोई एडजस्टमेंट बाकी था ना? 31 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लीज। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। नो जोड़ दी जाएगी। कॉन्सेप्ट समझना प्लीज। मैं इन तक कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझे। ओके प्लीज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज नेसेसरी, नॉट फॉर दी, मतलब ये 12th के लिए नहीं है। ये जो सब चीज चल रहा है ना, प्लीज, आपने अभी रिसेंटली देखा रहेगा कि आप लोग को जलन भी हुई रहेगी कि सब लोग 12th के रिजल्ट जो आया, ओके, बहुत ही अच्छा है। ओके प्लीज प्लीज ध्यान दो एक चीज, प्लीज एक मिनट। ये 6 सब्जेक्ट है आप लोग को 12th में। 12th में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है बताया? फेल होना। फेल होना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन 12th। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। 12th में अभी आप देखा कि 12th का रिजल्ट आया 99.33%। 99 मतलब ओवरऑल 99.33% लोग पास हो गए। तो बिना एग्जाम के भी 0.67 लोग गधे फेल हुए हैं। 0.67% में आए रहेंगे, समझो 500 लोग या 1000 लोग, मतलब उन लोग को तो अभी एक ही चीज करना चाहिए, डूब जाना चाहिए, क्योंकि बिना एग्जाम के भी वो लोग फेल हुए।
प्लीज ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या, ये 6 सब्जेक्ट है सिर्फ आप लोग को। मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती या आईटी। ओके, आपने अगर हिंदी लिया है तो डेफिनेटली आपका हिंदी में कमांड अच्छा रहेगा, और अच्छा नहीं भी रहेगा तो मतलब कोई भी फेल नहीं कर सकता। 35 मार्क तो इट इज लाइक मतलब वही है। आप लास्ट में 15 दिन 20 दिन भी पढ़ोगे तो हिंदी, क्योंकि उसमें इंग्लिश का रट्टा नहीं करना है। जो लोग वर्नाकुलर मीडियम से है वो लोग को ओके, खाली जस्ट वो जो चैप्टर है वो समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। एंड इट इज, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको 1 महीने का स्टडी या फिर कोई क्लास लगाने की जरूरत है, या फिर बहुत ही डिफिकल्टी, बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। लैंग्वेज, कोई हो सकता है क्या लैंग्वेज में फेल? अपना लैंग्वेज रहेगा हिंदी, मराठी, आईटी या गुजराती। आईटी रहेगा तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत है, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव है शायद। ओके चलो प्लीज। दूसरा इंग्लिश, अगर क्लास वाले 365 डे एक ही सब्जेक्ट कराए इंग्लिश, तो भी तू उतना नहीं पढ़ने वाला है, और कुछ ना कराए तो भी तू इंग्लिश में इतना नहीं पढ़ने वाला है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम के अगले दिन ही खुलता है। कोई इंग्लिश का एग्जाम है 15 दिन बाद, 15 दिन इंग्लिश कोई पढ़ता है क्या? एग्जाम कल है, आज सुबह इंग्लिश लेके बैठेंगे, क्या करना है? पैराग्राफ में से तो ढूंढना है भाई, पागल है वो तो ढूंढ लेंगे। और अपना ये ग्रामर, 70% लोग को तो ग्रामर आता ही नहीं। चेंज द वॉइस कितने लोग को आता है मुझे बता दो भाई? चेंज द वॉइस 30% में बिलोंग करते हैं, हम मेजोरिटी में बिलोंग करते हैं, हमको नहीं आता था वैसा। चेंज द वॉइस जो भी हो ओके, जितने भी ग्रामर हो, अपने को ग्रामर पल्ले ही नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम वाले भाई वो लोग एलियन है, ये दुनिया से नहीं है, उन लोगों को समझेंगे। तो इंग्लिश में चाहे 365 डे में क्लास कराओ या नहीं कराओ, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंग्लिश फॉर लर्निंग पर्पस विल बी सेम ओनली। ओके, आप वही सेम एटीट्यूड से पढ़ने वाले हो। ओके, इंग्लिश का लोड आज तक किसी ने नहीं लिया रहेगा, और लोड लेके भी कुछ उखाड़ नहीं सकते। इंग्लिश को बहुत टेंशन यार, फेल होगा तो खाली रोज एक ही मंत्र पढ़ता रहेगा, बहुत टेंशन यार इंग्लिश में फेल होगा बहुत, मगर किताब तो अगले दिन ही खुलेगा, और किताब जिंदगी में टेक्स्ट बुक तो इंग्लिश का खुला ही नहीं रहेगा। आज तक कोई ऐसा बंदा बता दो कि चैप्टर पढ़ा है? नहीं, कुछ नहीं, वो खाली ग्रामर सिखाते ना। नाटक, अपना नाटक क्या रहता है, वो फ्रेंड के उधर जाता है, थोड़ा ग्रामर सिखा देना, वो ऊपर से देखता है, देख इधर से ऐसा करने का, इधर से अच्छा ऐसा क्या, ओके। वो एक ग्रामर करा देता, अपने को लगता है कल आएगा एग्जाम में जाएगा पूरा नया। तो पॉइंट इज दैट ये 2 सब्जेक्ट अपने सिलेबस से निकल ही जाते हैं। ओके, कोई भी बंदा उस सब्जेक्ट अकाउंट्स में खाली 2 चैप्टर भी किए तो यू विल बी गेटिंग क्लियर, और सब चैप्टर 5 या 6 चैप्टर किए, उसमें से थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज आया वो भी 35 मार्क जो है वो आ जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स जो आपने 6 या 7 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर या 6 चैप्टर, 3 चैप्टर कर लिए तो पास हो जाओगे, 6 या 7 चैप्टर कर लिए ओके, उसमें से भी 15 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव रहता है ना। 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी कौन पढ़ता है? वो आगे पीछे ऐसा पूरा लाइन में रहता है, उधर हो ही जाता है ऑब्जेक्टिव। ओके, एसपी मैथ्स। ओके, पहले एसपी वालों का लेता हूं। एसपी वालों का 15 या 20 मार्क्स का ये रहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश पूरे टेक्स्ट। एसपी चालू हुआ क्या? नहीं सर, एसपी एक भी चैप्टर नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं चालू हुआ। हाँ, एक मिनट, पहले 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है एसपी में। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, और वो 3 चैप्टर के कैपिटल का सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, मगर ठीक है मैं सिर्फ आपको ब्रीफ देता हूं कि 15 मार्क का डिस्टिंग्विश है। 15 मार्क्स के डिस्टिंग्विश के लिए पूरे सिलेबस में 7 या 10 ही डिस्टिंग्विश है, मतलब पूरे 8 या 7 चैप्टर में या 10 चैप्टर में गिन के है ना 7 या 8 डिस्टिंग्विश है। 8 डिस्टिंग्विश में से कोई भी 3 आएगा, 3 अपने को लिखना है, तो वो हो गया 10 मार्क का कुछ लेकर आता है, उसमें 25 मार्क का हो गया, बाकी 10 या 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है। ओके, सो इट इज टू डिफिकल्ट टू बी अ फेल इन दिस सब्जेक्ट। ओके, अगर तुमने 2 दिन भी 3 दिन भी स्टडी किया तो ये हो जाएगा। और मैथ्स वाले के वो जो लल्लू इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स छोड़ के ओके, वो सेट्स कमीशन वो लल्लू वाले चैप्टर है, वो भी तुम कर दोगे। कितने है भाई मैथ्स वाले?
ओके हाँ ओके तो क्या हुआ ये बोलती है वो लल्लू देखना मैथ्स को लल्लू बोलते हैं तो मैंने किया है तो 11th-12th मैथ्स नहीं था मगर सीए में मैथ्स था तो सो प्लीज एसपी मैथ्स ओके और समझो कि मैथ्स जो है आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है जिन लोग ने मैथ्स लिया आप बोलते हो डिफिकल्ट है तो क्लास में अपना हो ही रहा है उसके साथ साथ जैसे अकाउंट्स होता है वैसे क्लास में मैथ्स 2 3 4 चैप्टर भी कर लिए तो डेफिनेटली आप लोग पास हो जाओगे और बाकी बचा ओसी ओके ओसी स्टार्ट हुआ क्या आप लोग को तो ओसी में भी पहले 2 या 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले 3 चैप्टर वो सर्विस सेक्टर वाला इंश्योरेंस वाला वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो 3 चैप्टर भले वो 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं मगर वो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाकी के पीछे के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है मगर उसमें से 10-10 मार्क का आता है तो पॉइंट इज दैट ये 6 सब्जेक्ट है ओके एटलीस्ट लास्ट मतलब कुछ नहीं करोगे ना सब सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर भी करोगे 3-3 चैप्टर भी करोगे ना यू विल बी डेफिनेटली क्लियर बाय 35 to 40% ओके एंड दैट परसेंटेज ऐसा मुंह बिगाड़ने की स्टाइल जैसे 40% बोल दिया मतलब सारा ईगो हर्ट हो गया 41 तो मैं ला ही देती थी रिएक्शन तो ऐसा 35 to 40 में क्यों डाला मेरे को तो मतलब पॉइंट इज दैट हाँ गाली दे दो मेरे को जैसे लिपसिंग पढ़ने नहीं आता है तो पॉइंट इज के 35 to 40% आप विदाउट क्लास कर सकते हो और जिन लोग का टारगेट 35 to 40% है ना भाई क्लास का फीस अगर भरा है तो वापस ले लो 2-2 चैप्टर मैं आप लोग को करा दूंगा डोंट वेस्ट योर 10,000 ओके एटलीस्ट डोंट वेस्ट योर 10,000 ये 6 सब्जेक्ट में पास होने के लिए चिरकुट है भाई मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये मुझे बोलो कि अगर आप घर पे बैठ के ओसी इको या एसपी जिनका है वो लोग पढ़ो तो नहीं हो जाएगा रट्टा ही तो मारना है 35 मार्क नहीं आ जाएगा क्या आराम से आ जाएगा 35 मार्क यार मतलब कोई भी गधा भी बैठेगा ना तो भी आ जाएगा तो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो ये 3 सब्जेक्ट आराम से पढ़ के हो सकता है ये 2 सब्जेक्ट का क्लास तो कोई नहीं कराता है तो ये 3 सब्जेक्ट तो हो गया एक अकाउंट्स बाकी रहता है जो अपने को समझना रहता है अकाउंट्स और मैथ्स 2-2 चैप्टर भाई वो 2-2 चैप्टर मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा फ्री में पॉइंट इज दैट आपके 10,000 रुपए बचाओ आपके 12th में फेल होना बहुत ही डिफिकल्ट है सो मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या हम लोग ने क्लास क्यों किया पता है क्या पास या फेल होने के लिए नहीं मैं आपको गारंटी देता हूं आप लोग मेरा वर्ड ले लो आप लोग सिर्फ एग्जाम के 1 महीने पहले मेहनत करना क्लास करने के बाद एग्जाम के 1 महीने पहले और क्लास नहीं करके एग्जाम के 2 महीने पहले जब से पता चला ना कि मार्च में एग्जाम है जनवरी से बुक ले लेना जिन लोग ने क्लास नहीं किया तब तक जनवरी तक अभी अगस्त चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना घूमो अगर तुम्हारा टारगेट खाली पास होना है तो जनवरी में बुक खोलना ओके आराम से पास हो जाओगे पॉइंट इज दैट वी आर हियर टू नॉट वेस्टिंग योर टाइम ये सब चीज अकाउंट्स हो रहा है इको हो रहा है ये सब चीज कॉन्सेप्चुअल है ये 3 सब्जेक्ट या समझो कॉन्सेप्चुअल नहीं है मगर अकाउंट्स में ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं माय पॉइंट इज दैट एंड इफ यू आर नॉट investing rupees 10,000 12,000 8,000 whatever amount may be okay please make it worth मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मैं सीए फाइनल का क्लास मेरा अंधेरी में सुबह 7 बजे होता था एक साल का क्लास था यहाँ पे ध्यान दो उधर इंटरेस्ट मत लो मैडम वरना उधर जाके बैठो इंटरेस्ट ज्यादा वहां पे किसने वाह बोला किसने इतना इंप्रेस हो तो 1 साल सीए फाइनल का लेक्चर अंधेरी में था ओके मैं मेरा एटीट्यूड बता रहा था कि मैंने वो क्लास के लिए 3 सब्जेक्ट किए थे फाइनल में 9 सब्जेक्ट रहते हैं मैंने 3 सब्जेक्ट के क्लास लगाए थे अमाउंट था 50,000 3 सब्जेक्ट का ओके वो 50,000 मैंने पे किया था पूरा 1 साल 365 डे क्लास चला था नॉट इवन सिंगल डे छुट्टी ऐसा नहीं था मेरा 1 साल में सिर्फ 3 छुट्टी था या 2 छुट्टी था 3 छुट्टी था इतना मेरे को पता है मैं सुबह 7 बजे भी
मतलब 7 बजे का अंधेरी में लेक्चर था, इतना मतलब कम से कम 100 दिन ऐसे हुए रहेंगे कि मैं 6:30 बजे उठा रहूंगा। 7 बजे का अंधेरी में लेक्चर में 6:30 बजे, 100 दिन ऐसा रहेगा मैं 6:30 बजे मेरा नींद उड़ा रहेगा। नींद उड़ते ही मतलब जो भी नाइट पैंट पहना है वो नींद उड़ते ही मैं खाली ऐसा पानी लेता था, मुंह पे मारता था, शर्ट या टी शर्ट जो भी लेता था वो पहन के सीधा अंधेरी जाता था। पॉइंट इज दैट कि मेरा एटीट्यूड एक्शन ये था कि वो क्लास मेरे को समझाने के लिए मैंने किया है। अगर उधर मेरे को नहीं समझेगा ना तो खत्म हो गया, मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा। और मेरा फ्रेंड मेरे को समझाएगा वो पक्का है। हम लोग क्या दिल को क्या, अरे छोड़ना उससे समझ लूंगा, मेरा फ्रेंड है ना वो तो अटेंड कर रहा है, मेरे को समझा देना तू। अपन फोन करके बोलते भी एक बार मेरे को समझा देना, हाँ क्योंकि मेरे को चैन की नींद है, हाँ वो समझाने वाला है, सो जा। अरे वो इतना ही समझाएगा जितना उसको आता है। पॉइंट इज दैट, तो मेरा एटीट्यूड ये था कि अगर मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि मेरा एटीट्यूड ये था कि अगर मैं क्लास में जा रहा हूं तो मैं 100% समझ के आऊं। मेरा फ्रेंड है समझाने के लिए मेरे को, मगर वो उतना ही समझाएगा जितना उसको आता है, उसको सर जितना तो नहीं आता है। तो पॉइंट इज दैट कि वो उतना ही समझाएगा, वो ही वे से समझाएगा जो वे से उसको आता है। सर को 2 वे से आता है, उसको एक ही वे से आता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं में पास होना बहुत ही इजी है, पास होना बहुत ही इजी है। अपना लड़ाई पास होने से नहीं है, आपका एटीट्यूड चेंज करने से। मैंने देखा बच्चों को कि 12वीं के बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, वो लोग सीए, सीएस, एमबीए, व्हाटएवर जो भी लाइन है भाई, वो लाइन लेके अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ योर एटीट्यूड, हाउ यू विल टेक फ्रॉम हियर। यहां से आप कैसे लेते हो वो ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक कैसे आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कैसे जाओगे वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्लीज वर्क ऑन इट कि आपका एटीट्यूड चेंज हो, आपको इंटरेस्ट आ जाए और आपका एटीट्यूड चेंज हो। क्या पता 50% वाला बंदा भी सीए बनता है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड। 40% वाला बंदा भी सीए बनता है, साइंस वाले बंदे भी सीए बनते हैं। 12 तक साइंस किया, उनको लगा साइंस में वर्कआउट नहीं किया, चलो हम लोग 12 पास के बाद सीए करते, पूरा अकाउंट्स पूरा नया, साइंस वाले बंदे भी सीए बने हैं। पॉइंट इज दैट कि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, परसेंटेज डजंट मैटर। ओके, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का भले ये चैप्टर में ये एडजस्टमेंट ना आए, इसके बाद के चैप्टर में ये एडजस्टमेंट आएगा प्लीज। ओके, टाइम क्या हुआ? 9:35। प्लीज, तो यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। अभी हम लोग ने जैसे बात किया था मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है अगर यहाँ पे 12 महीने का इनकम है क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे 12 महीने का क्या होना चाहिए? एक्सपेंस। ओके, अभी प्लीज एग्जांपल देता हूं मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के लिए कि समझो कि 12वीं में 12th में आपने पेन खरीदा, पेन। ओके, समझो कि पेन खरीदा, एक पेन था भाई 10 रुपए का, ऐसी आपने 100 पेन खरीदी, तो टोटल आपका खर्चा कितना हुआ? 1000। ये पूरा 12वीं का 1000 रुपए का खर्चा होगा। पूरे 12वीं में अगर मैं आपको पूछूं आप लोग ने टोटल कितने? ओके, तो योर आंसर विल बी 100 पेन खरीदा सर, 100 पेन का बॉक्स आता था, एक पेन 10 रुपए का, वैसे 100 पेन थे। ओके, 10 रुपए का एक पेन। ओके, और ये क्वांटिटी, तो ये हो गया अमाउंट। तो मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि 12वीं में तुम्हारा पेन का खर्चा मतलब स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ, योर आंसर विल बी व्हाट? 1000। सर 1000 रुपए, ये कब? जब 100 के 100 पेन यूज हो गए, 100 के 100 पेन यूज हो गए, मतलब 12वीं के पहले दिन, पहला ही दिन नाम लिखा अपने सब किताब में अपना और लिखना चालू किया, तो 100 पेन यूज हुआ। 12वीं के लास्ट एग्जाम तक 100वां पेन था वो खत्म हुआ। ओके, 100 पेन था जो लास्ट पेन था वो 12वीं के लास्ट एग्जाम में खत्म हुआ, थोड़ा बहुत बचता है, ठीक है, वो घूम गया, तो 100 पेन यू हैव यूज्ड। ओके, प्लीज अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 12वीं में SYJC में 10 रुपए का एक पेन था, 100 पेन खरीदे। ओके, अपने दुकान वाले को 1000 रुपये पेड कर दिए। दुकान वाले को तभी पेड करना पड़ता है जैसे बॉक्स खरीदा वैसे ही 1000 रुपये पेड कर दिए। मुझे बोलो कि आपका है ना 12वीं में सिर्फ 60 पेन यूज हुआ, कितना? ओनली 60 पेन यू हैव यूज्ड, ओनली 60 पेन यू हैव यूज्ड।
and 40 pen is balance. अंडरस्टूड माय एग्जांपल? आप लोग ने खाली कितना 60 पेन यूज किया। तो अगर अब मैं आपको आपका क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारा 12वीं का पीएनएल अकाउंट बनाओ सर, ओके, और 12वीं का पीएनएल मतलब पूरा 12वीं मतलब 12 महीना चला 12वीं, ओके, तुम्हारा पेन का खर्चा कितना है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 600। कितना होना चाहिए? 600, ना के 1000। समझ में आ रहा है? आपका 12वीं में पेन का खर्चा, पहले एग्जांपल में पूरा पेन पूरा खर्चा हो गया था इससे पूरा। अभी एग्जांपल नंबर 2, आपका खाली कितना पेन यूज हुआ? 60। कितना पेन यूज हुआ? 60 पेन यूज हुआ। मतलब अगर मैं अभी आपको पूछूं कि तेरा 12वीं का पेन का खर्चा कितना है, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? कितना रहेगा? 600 रुपीज में 600 रहेगा। मगर यहाँ पे 2000 लिखा है, ओके, यहाँ पे तो तूने दुकान वाले को तो 1000 पे किया, तो 40 जो है ना, 40 पेन इंटू 10 मतलब 400। ये तेरा क्या है मालूम है? स्टॉक है। किसका स्टॉक है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये स्टेशनरी में आता है ना, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, वो स्टेशनरी में आता है ना। तो तेरा 400 रुपए का क्या है भाई? स्टॉक है स्टेशनरी का। क्या है? मुझे बोलो, ये 40 पेन जो है, जो बच्चा है, वो आप फेंक दोगे या फेंक दोगे? आप कभी यूज करोगे? नेक्स्ट ईयर एफआई बीकॉम 13 में जाओगे या एफआई बीकॉम में जाओगे तब ये यूज करोगे, करेक्ट? एफआई बीकॉम में ये यूज करोगे ना। तो ये 40 पेन जो है ना, ये प्रीपेड है तुम्हारे लिए। तुमने 1000 रुपया पे किया, उसमें से 40 पेन के लिए तो पहले से पेड किया ना। ये 40 पेन का सर्विस देना बाकी है क्या? नहीं। तो ये 40 पेन का जो स्टॉक है, और मुझे बोलो सर्विस देना बाकी है वो छोड़ दो, स्टॉक कहां पे आता है? स्टॉक स्टॉक मतलब तुम्हारा असेट्स ना। तो पॉइंट इज दैट अभी तूने इधर 1000 लिखा ना, तो मेरा जिम्मेदारी यहां से लेस करो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना स्टॉक बचा भाई? 400 ना। 40 पेन 10 रुपए का 400, ये साल का खर्चा कितना हुआ? 600। देखो तुम्हारा आंसर। यहाँ पे 12 महीने का खर्चा बाहर तो नेट आना चाहिए 600 ही। अब ये 400 इधर से तो लेस कर दिया तूने स्टेशनरी में से, ये जो तेरा पेन था उसमें से लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट आपने अभी बोला, ये क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है? तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 2 इफेक्ट आता है। क्या? लेस फ्रॉम स्टेशनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड। प्लीज आपको समझा क्या ये? मेरा स्टेशनरी का खर्चा मैंने बोला 1000, स्टेशनरी का खर्चा 1000। अभी डायरेक्ट स्टेशनरी का खर्चा 1000 रुपया पेड कर दिया। मगर लास्ट में जब काउंटिंग किया ना, तब पता चला कि 400 रुपए का स्टेशनरी तो अभी बाकी है। तो मतलब ये साल के खर्चे में खाली कितने रुपए का आना चाहिए स्टेशनरी? 600। तो देखो 600 बाहर आया, तो ये 1000 में से माइनस करो, अभी पता चला। वो सी आया, उसने चेक किया, सर देखो 1000 रुपए का मैंने स्टेशनरी लिया था और दुकानदार को 1000 रुपया पे भी कर दिया। तो मैं बोला ठीक है, मगर अभी स्टेशनरी का कुछ बचा है क्या? तो मैंने देखा हाँ बचा है 400 रुपए का। तो मैं वो मेरे क्लाइंट को बोलूंगा, भाई ये 400 रुपए का बचा है, तो तू ये साल में थोड़ी खर्चा, तेरा ये साल का खर्चा तो 600 ही हुआ ना। तेरा 12वीं का खर्चा कितना हुआ? 600। क्योंकि 400 रुपए का पेन तो अभी बाकी है, वो तेरा कौन सा स्टैंडर्ड का खर्चा है? नेक्स्ट एफआई बीकॉम में तू एक भी पेन खरीदेगा नहीं, यही 400 रुपए का पेन यूज करेगा। समझ में आएगा आप लोग को? तो इसका 2 इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम स्टेशनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड। प्लीज क्या आएगा? लेस फ्रॉम स्टेशनरी, बैलेंस शीट, एसेट साइड। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? यस सर। ओके चलो प्लीज, कोई बाकी अभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 21 से ठीक है प्लीज। 15 और 16
मैं और 4 एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, तब तक मैं खाली फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। टाइम आपके लिए 5 या 10 मिनट, 5 मिनट का है। जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ सको पढ़ लो। मैं पूछ रहा हूँ ये फॉर्मेट खत्म होते ही, उसके बाद और 4 एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आपको ये फॉर्मेट नोट डाउन करना है। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर से अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो जाए। प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। तुम लोग पागल हो गया? मैं बोल रहा हूँ आवाज नहीं आना चाहिए, पढ़ना भी मन में है भाई, आवाज जरा भी नहीं।
प्लीज ध्यान दो अभी यहाँ पे प्लीज। ये मिनिमम 2 फॉर्मेट मेरे हर एक लेक्चर में होने चाहिए जब से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब से। ओके मतलब नेक्स्ट लेक्चर से फॉर्मेट अभी आप ड्रॉ करना। यहाँ पे हेडिंग दोगे इन द बुक्स ऑफ। ओके प्लीज ये इन द बुक्स ऑफ जो है वो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पे ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो यहाँ पे ही हेडिंग दे देंगे। फिर ये पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट इतना इतना आपका मैंने लिखा है, देखो 13 लाइन लिखा है मैंने, 13 लाइन तक ये काउंटिंग करके 13 लाइन ओके छोड़ना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। हेडिंग देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में ही है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एक आपको एक ऐसा लाइन मारना है यहाँ पे क्रॉस, जैसे मैंने मारा है, नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके नीचे से, और ये यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ का राइट हैंड साइड का यहाँ तक मतलब। फिर ये लास्ट का 10 लाइन खाली मेरे को 10 लाइन ये 2 हेडिंग के बाद 10 लाइन चाहिए, 8 से 10 लाइन चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना मेरे को कैपिटल अकाउंट चाहिए। ओके ये हेडिंग के साथ ये हेडिंग भी पकड़ लेना, 10 लाइन में चलेगा। ओके इतना मेरे को कैपिटल अकाउंट चाहिए। ये इधर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा इधर तक, और लास्ट में ये पेज जो है वो बैलेंस शीट। ओके बैलेंस शीट पूरा ही रहेगा, ड्रॉ पूरा ही करना आप। ओके पूरा ही ड्रॉ करना यहाँ तक। यहाँ पे नीचे जो जगह बचेगा वहां पे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, समझ में आया? वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्लीज अगेन आई एम प्लीज जिन लोग को अभी भी नहीं समझा एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 13 लाइन का रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ तक, ये 10 लाइन अपना पार्टनर्स कैपिटल जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर किया है वो, और लास्ट का ये है बैलेंस शीट विद हेडिंग। आई वांट जितना हेडिंग मैंने दिया उतना पूरा हेडिंग कंप्लीट रहना चाहिए प्लीज।
अभी ही बनाना है भाई। और ये कैसे करोगे पता है क्या? प्लीज ये दो पार्ट कैसे करोगे पता है क्या? पेज को है ना बीच में से फोल्ड करो प्लीज। ये देखो यहाँ पे प्लीज, ये मैंने बीच में से फोल्ड किया पेज को, तो दिस इज योर हाफ साइड, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट, एंड प्लीज यूज दिस मार्जिन आल्सो। अकाउंट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है ये मार्जिन जैसा। तो दिस इज योर डेबिट साइड और ये अपना क्रेडिट साइड। पेज को बीच में से फोल्ड करो तो दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड इक्वल होगा। नहीं नहीं उधर से करो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट साइड तो एक साइड तो ऐसा आने ही वाला है हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में एक साइड तो ऐसा आएगा ही, ऐसा कुछ है नहीं। इधर कौन से पॉइंट तक लिखा आपने? 42 ना, एक मिनट बीच में पेज छोड़ना है, वो बाकी है 42 के बाद। एक पेज छोड़ देना प्लीज। दो पेज मतलब एक सिंगल पेज छोड़ना है। सिंगल पेज मतलब आगे पीछे वाला, मतलब मेरे को दो पेज लिखना है अभी, और दो पेज छोड़ना है। अलग-अलग बनाओ तो एक पेज ज्यादा यूज होगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और वर्किंग के लिए अलग। ये आपका एक पेज बचा है, हर एक समझो हम लोग 20-30 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 30 पेज ज्यादा यूज होंगे। दो पेज छोड़ना है, मतलब एक आगे पीछे का पेज छोड़ना है मेरे को, दो पेज लिखने के लिए लिखने के लिए भेजने वाला हूं। मतलब आप लोग देखो ऐसे ऐसे छोड़ देना एक पेज, ये एक साइड और ये एक साइड, यहाँ से स्टार्ट करो। मेरे को ये ऐसा एक पेज चाहिए बस, दो पेज दिखाना है। कॉलम थोड़ा बड़ा बनाओ बेटा, वो चलेगा एटलीस्ट। उसके बाद करना क्या कर रही हो? वो साइड नहीं मारेगी चलेगा ला।
प्लीज कुछ नहीं समझेगा तो पूछना। नहीं नहीं, 13 लाइन ये यहाँ से। नीचे से 10 लाइन कैपिटल का लिखा है, 10 लाइन लिखा है, 10 लाइन। ये ऊपर से 13 लाइन, ऊपर से 13 लाइन, ऊपर से 13 लाइन। कुछ डाउट रहेगा तो पूछना भाई प्लीज। ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक, ऊपर से 13 लाइन गिनना है भाई, ऊपर से। अरे इसको गिन के 13 लाइन, ओपनिंग स्टॉक से 13 लाइन, इतनी बात है। ये चाहिए तो ये लाइन अभी मत मारो भाई, 13 लाइन वाला बाद में करो, इतना ऐसे भी ब्लैंक ही छोड़ना है, खाली ये 10 लाइन कर दो ना, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। किधर से 13 लाइन फोर्टीन लाइन इधर से लाइन 10 लाइन चाहिए, पर्टिकुलर को गिन लोगे चलेगा, 9 या 10 लाइन चलेगा, ये 13 या 14 लाइन इधर से गिन के। क्या प्रॉफिट एंड लॉस ये है ना मैडम, ये और ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरा पेज। इसके बाद 10 लाइन मैडम, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक मिनट यहाँ पे देखो क्या कंफ्यूजन है, मतलब इतना तो अभी क्या है, ये पहले पेज 13 लाइन बनाना है नीचे बस, और तीसरा पेज पूरा बैलेंस शीट। मेरे को बस सिंपल इधर से बना रही कैपिटल, और ये ऊपर से 13 लाइन, पहले तेरे को मारना है बेटा। वही वो बोले तो उसको ही बोलूंगा। ट्रेडिंग को प्रॉपर
अपना भी करना थोड़ा। तेरा फोन चोरी हो गया, किसके नाम है? क्या अभी तो ऑफलाइन कर रहे
शक्ल भी ऐसा बना दिया। समझता है? ये आवाज बंद करोगे क्या भाई? वैल्यू में बाल की ज्यादा बाल ऐसा स्वेटिंग नहीं करना, बहुत पैसा बाल बाल खराब नहीं हाँ मैडम आप बोलो डेफिनेशन क्या आएगा? आवाज बंद अभी, आवाज बंद। हाँ डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आएगा मैडम? हाँ डेप्रिसिएशन का मतलब तो ये हो गया एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना। दो इफेक्ट क्या होगा? एडजस्टमेंट नहीं पड़ा है। दो इफेक्ट क्या आएगा डेप्रिसिएशन का? कहां पे? यस मैडम, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट। बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मैंने बोला था ना नेक्स्ट सेक्शन में पूछूंगा एडजस्टमेंट। क्या आएगा डेप्रिसिएशन? आपने भी पढ़ा नहीं है मैडम? बोलो ना, क्या उसमें क्या डरना? अगर पढ़ा है तो बोलो, रॉन्ग बोलोगे तो भी चलेगा। आजू बाजू वाले आगे पीछे वाले का शर्म मत करो कि बोलने में, वरना पूरी जिंदगी भर ऐसे ही बैठेगी। 10 जन के सामने बोलने में शर्माएगी। रॉन्ग तो रॉन्ग बोल, खड़ी होके गाली बोल चलेगा, मगर वो आजू बाजू वाले के साथ शर्म मत कर, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी। वो हंसेंगे चलेगा। ये तुम लोग पागल हो क्या? मैं सब बॉयज को अभी जो भी आवाज आएगा, एक भी बॉयज का आवाज आएगा ना, सब बॉयज को बाजू में 10-10 बार लिखने दे दूंगा एडजस्टमेंट। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। अभी यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ किसी को, तो आजू बाजू वाला भी सुनेगा तो उसको याद आएगा। तो मेरे को जरा भी आवाज नहीं चाहिए,
एक बार समझता नहीं है क्या आप लोग को? यस मैडम बोलो, जो भी है वो रॉन्ग तो रॉन्ग बोलो। मेरे को भी जब मैं 11वीं 12वीं में बैठा था तब नहीं आता था, मतलब मेरे को ये 3 एडजस्टमेंट भी नहीं आता था, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट भी नहीं आता था, तो मेरे को वो लेवल पे नहीं आता था। तो आप वो लेवल पे राइट ही हो, जितना भी रॉन्ग तो रॉन्ग बोलो। हाँ तो ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कुछ भी बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट्स, कुछ भी बोलो चलेगा आंसर, मगर 2 आंसर चाहिए मेरे को। क्लोजिंग स्टॉक का पता है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या आएगा? ओके, तो डेप्रिसिएशन का क्यों नहीं पता मैडम? डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता है? डेप्रिसिएशन वर्ड जो है उसका मीनिंग पता है? मेरे को ऐसा कोई वर्ड आता था ना, मैं आपको बोलता हूँ, सीए फाइनल की बुक में भी अगर समझो डेप्रिसिएशन आया ना पहली बार, तो मैं उसको ऊपर गुजराती में लिख देता था, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से था और मेरे को बेस्ट लैंग्वेज, अगर मैं किसी को मैं समझ सकता हूँ, मैं बेस्ट लैंग्वेज आज भी, अगर मैं बेस्ट लैंग्वेज थोड़ा चलेगा कि इंग्लिश में कमांड ज्यादा हो गया, समझने में इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इतने टाइम से यो यूज होता है, मगर आज भी मेरे को अगर बेस्ट लैंग्वेज समझेगा ना तो गुजराती है। वो मेरा मातृभाषा, मैं पहले स्टैंडर्ड से मतलब जूनियर केजी से वो गुजराती मीडियम में था, तो मैं सीए फाइनल में भी था ना, मेरी बुक के अंदर वो वर्ड के ऊपर गुजराती में लिखा रहता था, पेंसिल से या पेन से। वो फेयर बुक हो कोई भी बुक हो, गुजराती में ऊपर लिख देता था कि डेप्रिसिएशन, ऐसा राउंड मार के ऊपर एरो करके ऊपर वो खाली जगह उधर लिखता था डेप्रिसिएशन मतलब ये, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरे को 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1 महीने बाद पढ़ू तो वो भूले नहीं। तो मैडम वो जब डेप्रिसिएशन वर्ड समझाया ना, तो अगर वो नया वर्ड है ना अपने लिए, समझो कि ये वर्ड दूसरा फॉरेन से आया है, तो तुरंत लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, कोई भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, तो एक तो उसका मीनिंग ही है लेस फ्रॉम एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो दूसरा इफेक्ट आएगा, लॉस है मेरे लिए, नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सब एडजस्टमेंट लॉजिक से होता है। चल भाई क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ खड़ा हो, पढ़ा है बाजू में भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो नहीं ये सेकंड सेकंड बैठा है वो, उसको भी बोलना। हाँ जो, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बरोबर है भाई। क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा ही नहीं है, दोनों भी उल्टा हुआ है। हाँ भाई आगे, हाँ मास, यस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट एसेट्स है। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट्स, डेप्रिसिएशन वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जा, दूसरे टाइम ना सब एडजस्टमेंट पूछूंगा, सब पढ़ के आना। हाँ भाई खड़ा हो दोस्त। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ बोल भाई। बेड डेप्स, बुक बंद कर दो भाई सब लोग। बेड डेप्स, बेड डेप्स, हाँ नहीं पढ़ा है। हाँ मिहिर, बेड डेप्स, खड़ा हो। लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आरडीडी।
आरडीडी कराया ना भाई, क्यों नहीं कराया? एडजस्टमेंट नंबर 7 और 8 यही है। बोलते क्या डब्बा है साला, सेम ही तो है। आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड्स विथड्रॉन, गुड्स गिवन एज डोनेशन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड, ठीक है, बैठ जा। यस भाई। आउटस्टैंडिंग इनकम, to income, वेरी गुड, balance sheet, assets, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, less from expense, वेरी गुड। balance sheet, liability. लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक मिनट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस बोला वो तो राइट बोला, एक्सपेंस से लेस किया, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, यहां से लेस किया। ओके, एक्सपेंस से लेस किया। प्रीपेड, प्रीपेड अभी क्या है? पहले से पेड किया हुआ एक्सपेंस। एक्सपेंस पहले से पेड किया वो असेट्स होता है मेरे लिए, तो दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट। एक इफेक्ट इधर राइट है, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। डेप्रिसिएशन, Less from assets, profit and loss account. वेरी गुड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, Trading account, credit side, देखो एक ही साइड है, गुड्स जाएगा तो एक साइड तो है ही, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वो एडजस्टमेंट तो आना ही चाहिए। दूसरा गिवन इज फ्री सैंपल, क्या है ये? एडवर्टाइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड, बैठ जा। यस मैडम। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स की वैल्यू में गिरावट आना। डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू में कमी होना। हर एक एसेट्स लॉजिक है, कोई भी एसेट्स आप लो, उसका खाली पैक तोड़ो, एक महीना भी यूज करो, वो बेचने जाओगे सेम प्राइस नहीं मिलेगा। मतलब एसेट्स का वैल्यू टाइम के साथ, मतलब सीए का जिम्मेदारी है सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू में से माइनस करो। एसेट्स की वैल्यू में से माइनस किया, ये उसका नुकसान है, तो उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। लेस फ्रॉम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस भरना बाकी है। एड टू एक्सपेंसेस, बैलेंस एक्सपेंस भरना बाकी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मीनिंग सोचो, एक्सपेंस भरना बाकी है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड टू एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पेड किया हुआ एक्सपेंस, मतलब मैंने